भारत की पहचान सिर्फ अपने यूनिक कल्चर या लोगों से नहीं, बल्कि अपने उन रेयर रिवर एनिमल से भी है जिनका एग्जिस्टेंस आज खतरे में है। और हैरानी की बात यह है कि ये खतरा कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं गिनती की जगहों पर है जहां ये स्पीसीज अभी भी जिंदा हैं। तो आखिर कैसे ये हैबिटेट्स ह्यूमन डेवलपमेंट और प्रॉफिट का शिकार बन गए? नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी एक लोटिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, यानी एक फ्लोइंग रिवर सिस्टम को। इस मैप पे आप देख सकते हैं, ये बीच का पूरा सर्किल किया हुआ एरिया चंबल सेंचुरी रीजन का है। यहाँ पे नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी है। ये 3 स्टेट में सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और यहाँ से राजस्थान में। क्योंकि ये चंबल सेंचुरी 3 स्टेट्स में स्प्रेड है, इसकी वजह से यहाँ पे अथॉरिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन और इन्फोर्समेंट का काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर स्टेट के अपने अलग रूल हैं और हर स्टेट में अलग डिपार्टमेंट है जो इस रीजन को देखता है। तो इन तीनों स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होने की वजह से ये रीजन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चंबल सेंचुरी उन कुछ आखिरी जगहों में से है जहां पे अभी भी एंडेंजर रिवराइन स्पीसीज, यानी वो रिवर एनिमल जिनकी एग्जिस्टेंस को खतरा है, अभी भी पाए जाते हैं। सो ये एरिया एक बहुत ही फ्रेजाइल और सेंसिटिव एरिया है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल काफी वीक है, क्योंकि ये 3 स्टेट्स में स्प्रेड है। इस रीजन में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। ये एक क्रोकोडाइल की फैमिली से ही होते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये ऊपर क्रोकोडाइल है जो कि ऐसा दिखता है, जिसका फेस काफी बड़ा होता है, और ये घड़ियाल है। ये क्रोकोडाइल की ही बॉडी होती है इसकी, लेकिन इसका फेस बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड और शार्प होता है, एकदम नुकीला। साथ में रेड क्रोन्ड रूफ टर्टल भी पाए जाते हैं। ये है रेड क्रोन्ड रूफ टर्टल। इसके गले के पास काफी सारे रेड मार्क हैं स्किन में, साथ में इसके फेस के पास भी रेड मार्क्स हैं, तो इसीलिए इसको रेड क्रोन्ड रूफ टर्टल कहते हैं। इसके साथ में गंगा रिवर की डॉल्फिन भी पाई जाती है। ये बहुत ही यूनिक डॉल्फिन होती है। यह है गंगा रिवर की डॉल्फिन। इसकी भी स्पेशलिटी यही है कि अगर आप बाकी डॉल्फिन्स को देखेंगे तो उनका माउथ इतना ज्यादा ऐसे शार्प नहीं होता, आगे की तरफ नहीं निकला होता, लेकिन गंगा रिवर की डॉल्फिन की यही पहचान है कि उनका जो फेस है वो बाकी डॉल्फिन से बहुत अलग है। ये डॉल्फिन सिर्फ गंगा रिवर में ही पाई जाती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज में। और इन एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए सैंड बार्स और सैंड बैंक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदी के किनारे जो सैंड होती है या नदी में भी बीच में जो सैंड होती है, उसी में क्रोकोडाइल या टर्टल अपने एग्स को ले करते हैं, वहां पे वो अंडे देते हैं। ये एरिया उनके लिए एक ब्रीडिंग और नेस्टिंग ग्राउंड की तरह होता है। ब्रीडिंग मतलब जहां पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अंडे देते हैं और अपने एग्स को सेफली रखते हैं, क्योंकि अंडे देने की तुरंत बाद उसमें से टर्टल या क्रोकोडाइल नहीं निकलता, काफी टाइम लगता है, तो अंडों को तब तक सेफली रखना पड़ता है। तो रिवर में तो नहीं रखा जा सकता, रिवर में तो बह के कहीं और चले जाएंगे, तो इसीलिए ये सैंड बार और सैंड बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके रिप्रोडक्शन के लिए, इनकी एग्जिस्टेंस के लिए। इसी के साथ साथ ये सैंड बार और सैंड बैंक्स रिवर का फ्लो भी मेंटेन रखता है। अगर आसपास रेती नहीं होगी तो रिवर को कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, रिवर तो कैसे भी बढ़ेगी आगे। सो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जानते हुए भी कि ये सैंड डिपॉजिट इन स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस सैंड को वहां से निकाला जा रहा है, इसकी माइनिंग हो रही है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिवर है और इसी के साथ कितनी सारी चंबल रीजन में जेसीबीज खड़ी हैं जो कि रिवर के पास से सैंड को निकाल रही है। इन्हीं सब एरिया पे क्रोकोडाइल या टर्टल एग ले करते हैं। इससे इन घड़ियाल के सर्वाइवल को काफी खतरा है, जो कि ऑलरेडी रेयर एग्जिस्टेंस है जिनकी। जबकि ये एरिया लीगली प्रोटेक्टेड है, यहाँ माइनिंग इलीगल है, उसके बाद भी यहाँ पे माइनिंग लगातार हो रही है। इसका मेन रीजन है कि अभी रिसेंट ईयर्स में नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शंस देखा जा रहा है, जिसके लिए सैंड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको बालू सैंड तो लगती है। तो सैंड इस एरिया से निकाली जा रही है, माइन करी जा रही है। और जो लोकल अथॉरिटीज हैं, यानी गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो इन रेस्ट्रिक्शंस को, इन लॉस को इन्फोर्स करने में फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बहुत वीक है।
तो जब लॉ पेपर पे रह जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल वीक पड़ जाता है तो ग्राउंड पे सिस्टम किसी और के कंट्रोल में चला जाता है और चंबल में ये कंट्रोल अब माइनिंग माफिया के हाथ में है। इस वजह से सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। इलीगल सैंड माइनिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क है। जब अथॉरिटीज रेड करने जाती है तो उन्हें सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, लोग सिर्फ मना नहीं करते बल्कि डायरेक्ट उनकी लड़ाई हो जाती है, उन्हें डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन फेस करना पड़ता है। कई केसेस में तो माइनर्स ने पुलिस पे फायरिंग तक कर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सैंड माइनिंग के माफिया इन्वॉल्व है इस केस में, उन्होंने लोकल विलेजर्स तक को यूज किया है कि फॉरेस्ट रेंजर्स के पेट्रोलिंग मूवमेंट को वो ट्रैक करें यूजिंग मोबाइल ऐप और जीपीएस। यानी सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज हो चुका है कि इन्फोर्समेंट आने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि लोग पेट्रोलिंग के लिए आ रहे हैं। और माइनिंग सिंडिकेट के पास सेमी ऑटोमेटिक वेपन तक है। सेमी ऑटोमेटिक वेपन मतलब एडवांस गन है। और कुछ ऑफिशियल्स को जब उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो उन्हें सीधा टारगेट किया गया। मोड डाउन मतलब ब्रूटली किल्ड, उन्हें बुरी तरह मार दिया गया। इसी के चलते कोर्ट ने इन लोगों को मॉडर्न डकैत्स कहा है जो कि गन का यूज कर रहे हैं चोरी करने के लिए। पर सवाल यह है कि माफिया अथॉरिटीज को कैसे इतनी आसानी से ओवर पावर कर जा रहे हैं और लोकल लोग पुलिस की बजाय माफिया की मदद क्यों कर रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि चंबल रीजन में जमीन बहुत ऊबड़ खाबड़ है। इंटेंसिव रेवाइंस मतलब बहुत ज्यादा इरोडेड लैंड है। आप देख सकते हैं ये पिक्चर है चंबल रीजन की। यूजुअली आप देखेंगे इंटीरियर गांव के एरिया में या फिर फॉरेस्ट के एरिया में जो लोगों के लाइवलीहुड का मेन सोर्स होता है वो एग्रीकल्चर होता है। लेकिन चंबल रीजन के लोग एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां की जमीन इतनी बुरी तरह इरोडेड है, मतलब इतनी ज्यादा उबड़ खाबड़ है कि वहां पे किसी तरह की कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती। ये कारण है कि लोकल पॉपुलेशन के पास अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए कोई काम नहीं है, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला सके। इसीलिए सैंड माइनिंग जो वहां पे है रीजन में, सैंड उसी की माइनिंग वहां पे मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन गई है। तो वहां पे ये जो जमीन की प्रॉब्लम है इसकी वजह से इलीगल माइनिंग वहां पे सस्टेन कर पा रही है क्योंकि जो माफिया लोग हैं वो वहां के लोकल गांव वाले लोगों का यूज कर रहे हैं सैंड माइनिंग को सक्सेसफुली करने में। और तभी जब पुलिस ऑफिसर्स या फॉरेस्ट रेंजर्स जाते हैं माइनिंग रोकने तो उन्हें वहां के लोकल सिविलियंस को फेस करना पड़ता है जिनके लाइवलीहुड का एक लौता सोर्स है सैंड माइनिंग। पुलिस को उनका एंगर और उनकी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। और जैसे जैसे लोगों की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी सैंड माइनिंग पर बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही ज्यादा वीक होता जा रहा है। लोगों के लगातार रेजिस्ट करने से अथॉरिटीज भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना अवॉइड करने लगी हैं। पासिंग द बक मतलब अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सैंड माइनिंग को जो रोकने का एफर्ट है वो काफी वीक पड़ चुका है। और वहां पे माइनिंग इलीगल होने के बावजूद पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के देखने के बावजूद एक रूटीन काम बन चुका है। और जब राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने भी देखा कि माइनिंग रोकना आसान नहीं क्योंकि चैलेंज माफिया से ज्यादा सिविलियन से मिल रहा है, तो उन्होंने सैंड माइनिंग को रेगुलाइज करने की कोशिश करी, मतलब माइनिंग को लीगल करने की कोशिश करी। कम से कम पेपर में तो इलीगल थी लेकिन अब उन्होंने देखा कि माइनिंग रोकी ही नहीं जा सकती और ना रोक पाने के कारण कोर्ट से और मीडिया से उनकी काफी फजीहत हो रही है। तो उन्होंने इस चीज को बचाने के लिए माइनिंग को कंट्रोल्ड वे में लीगलाइज करने की कोशिश करी। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक लेजिस्लेशन लाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 रीजन्स में एमपी में माइनिंग लीगल कर देनी चाहिए। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने इंटरवीन किया और मध्य प्रदेश के इस मूव को ब्लॉक किया। इसी के साथ साथ राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इकोनॉमिक कंसीडरेशंस को देखते हुए लोगों के बारे में भी और सरकार को भी फायदा हो रहा है जो उस चीज को देखते हुए माइनिंग को लीगलाइज करने की कोशिश करी। हालांकि राजस्थान गवर्नमेंट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और उनको कहा कि आप माफिया के खिलाफ एक्शन लीजिए। और जो राजस्थान का गुंडा एक्ट है, यानी वो एक्ट जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए यूज होता है, जो सीरियस क्रिमिनल्स के लिए यूज होता है, उसको यूज करने को कहा। क्योंकि अब तक जो माइनिंग माफियाज थे या ये जो लोग थे इनके खिलाफ एक नॉर्मल
एक्शंस लिए जा रहे थे, जैसे फाइन या पेनल्टी चार्ज करी जा रही थी। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि आप और स्ट्रॉन्ग एक्शंस लीजिए। तो जो पॉलिसी को डाइल्यूट करने की कोशिश करी गई उसे जुडिशियल रेजिस्टेंस मिला, मतलब जुडिशरी ने होने नहीं दिया ऐसा। तो ये एक्शन भी सरकार का बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग बिहेवियर दिखाता है। एक तरफ जहां पे सैंड माइनिंग लीगली प्रोहिबिटेड है, सरकार का काम है कि वो इन सेंचुरी एरियाज को प्रोटेक्ट करे, उन रिवर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे, वहीं पे वो उल्टा एफर्ट कर रही है कि माइनिंग को लीगलाइज कर दिया जाए और एक्सट्रैक्शन को लॉ में ही एकोमोडेट कर लिया जाए। एक्सट्रैक्शन अनलॉफुल है तो उसको लॉफुल बनाने की कोशिश की गई। और सरकार के इस एक्शन का क्या इंपैक्ट हुआ, इससे पूरे रीजन में एक परसेप्शन बना, भले ही माइनिंग अभी भी अनलॉफुल है, पर क्योंकि सरकार ने एक बार सपोर्ट दिखा दिया तो एक परसेप्शन बना कि हम इस काम को कर सकते हैं, लेजिटिमेसी है। साथ में जो माइनिंग नेटवर्क था वो और भी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि भले ही कोर्ट की वजह से गवर्नमेंट रुक गई, लेकिन गवर्नमेंट का तो अपना फैसला आ गया था कि वो लीगलाइज कर देगी कुछ एरिया में। सो माइनिंग माफियाज को भी काफी इंकरेजमेंट मिली। साथ में अब लीगल क्या है और इलीगल क्या है, ये चीज वहां के लोगों के लिए कम ही मैटर करती है, क्योंकि जब सरकार ने सपोर्ट कर दिया तो लीगल और इलीगल की जो लाइन है वो ब्लर हो गई। तो ये स्टोरी और इंसिडेंट हमें यही बताते हैं कि हमारे रेयर स्पीसीज को अभी भी थ्रेट है। साथ में इंटर स्टेट गवर्नेंस का फेलियर देखा गया। एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अगर ये तीनों साथ में अच्छे प्रॉपर सिस्टम से कोऑर्डिनेट करते तो इतनी प्रॉब्लम ना होती, माइनिंग माफिया इतनी हिम्मत ना कर पाते। पर तीनों स्टेट्स की अथॉरिटी अलग अलग है, तो यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन गैप का फायदा उठाया गया माइनिंग माफिया के द्वारा। उसकी वजह से पूरे एरिया में एक ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क बन गया। साथ में इसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ साथ वहां के लोकल लोगों को एक रोजगार देना पड़ेगा जो कि लीगल हो, जिससे वो गलत लोगों का गलत काम में साथ ना दे। क्योंकि कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन बिना उनकी लाइवलीहुड की प्रॉब्लम को सॉल्व करे बिना लिया गया तो ये जो सोशल कवर मिला है माफिया को लोगों का, ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा। सो ये कुछ वोकैबुलरी है जो इस एडिटोरियल में यूज हुई है। लॉटिक इकोसिस्टम मतलब फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम, स्ट्रैडलिंग मतलब स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल एरियाज, सैंड बार मतलब सैंड डिपॉजिट इन रिवर, इरप्टेड मतलब सडनली इंक्रीज ज्यूरिसडिक्शन, लीगल अथॉरिटी और एरिया, एबेटेड सपोर्टेड रॉन्ग डूइंग, passing the buck means avoiding responsibility, mowed down मतलब killed brutally, semi auto weapons मतलब advanced firearms, ravines मतलब deep eroded land, foot soldier मतलब low level worker, even handed मतलब fair and unbiased, there is merit in मतलब the idea is reasonable and justified. So thank you for watching Examopedia. Please subscribe to this channel for more such videos.